नमस्कार साथियों, भावेश मैथ इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम लोग लेकर के आए हैं टॉप एमसीक्यूज की एक सीरीज जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए या परीक्षाओं के अंदर जिनके पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है, ऐसे कुछ प्रश्नों का संग्रह अलग अलग टॉपिक वाइज। आज की इस क्लास के अंदर कुछ प्रश्न हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं प्रतिशत के ऊपर, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं के अंदर हमारे सिलेबस का एक पार्ट हुआ करता है। तो चलिए देखते हैं सर कि पहला प्रश्न आज का क्या रहेगा। हमारा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। जब आप इस प्रश्न को देखोगे तो अगर आपने पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखे होंगे तो लगभग हर 5वें एग्जाम के अंदर, छठे एग्जाम के अंदर ये प्रश्न या इस प्रकार का प्रश्न आंकड़े बदल करके हम लोगों को वहां पर मिला है। हमारा प्रश्न इस प्रकार से, एक परीक्षा में 32% विद्यार्थी विज्ञान विषय में, 25% विद्यार्थी गणित विषय में और 17% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। वापस से दोहरा देता हूं, देखिए तीन आंकड़े हमारे पास में है। 32% विज्ञान विषय की बात कर रहा है प्रश्न, 25% विद्यार्थी गणित विषय की बात कर रहा है और 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहने की बात कर रहा है। और प्रश्न कह रहा है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर 216 है, यानी इतने विद्यार्थी उस परीक्षा में पास हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। चलिए सर, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है इस प्रश्न का, कि जो तीनों प्रतिशत के हमारे पास में आंकड़े होंगे वो तीनों एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे होने का मतलब क्या है कि तीनों प्रतिशत हमारे फेल के होने चाहिए। कहने का अभिप्राय मेरा ये है, अगर मान लेते हैं कि आपको ये कहा जाता कि भी 32% पहले विषय के अंदर फेल हैं, ठीक है ना, और दूसरा ये होता 78% दूसरे विषय के अंदर पास हैं, तो ऐसा आंकड़ा आपका नहीं चलेगा कि एक जगह फेल शब्द हो और दूसरी जगह पास शब्द हो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर, मैंने आपको कहा कि तीनों जो है ना, कि एक विषय में फेल होना चाहिए, दूसरे विषय में फेल का परसेंट होना चाहिए और दोनों विषय में फेल का परसेंट होना चाहिए। तो तीनों आंकड़े फेल के परसेंटेज के रूप में आप कन्वर्ट कर दें और आपके दिमाग में आएगा कि अगर पास का परसेंटेज अगर 78 है, यानी 100 विद्यार्थियों में से अगर 78 विद्यार्थी आपके पास हो जाते हैं, तो फेल वाले कितने हो गए सर। तो आप इस आंकड़े को 100 में से घटाते हुए, सोचते हुए इस प्रकार से 22% आप फेल की बात कर सकते हैं। तो वापस से ध्यान देना, पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या, कि तीनों प्रतिशत के आंकड़े एक जैसे और फेल के प्रतिशत में होने चाहिए, नंबर 1। उससे क्या होगा, उससे होगा हमारे प्रश्न में फेल का प्रतिशत हम लोग सीधा सीधा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, कि फेल कितना परसेंट है वो हम लोग यहां पर ज्ञात करने वाले हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ध्यान देना, क्या करने वाले हैं हम लोग, कि जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसमें फेल होने वालों का प्रतिशत जोड़ते हुए दोनों विषय में फेल होने वालों का प्रतिशत घटाना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहला विषय विज्ञान था, उसमें फेल होने वाला 32%, दूसरा विषय गणित, उसमें फेल होने वालों का प्रतिशत 25। तो ये गणित और विज्ञान जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट थे उनका प्रतिशत आप जोड़ेंगे और दोनों विषय में फेल होने वालों का प्रतिशत 17, वो आपको कम करना होगा। ऐसा करने से फेल का परसेंट होगा। अब चलिए इस लॉजिक को भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं वे किस प्रकार से ऐसा हम लोग कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों के नाम लिख रहा हूँ कि जो विज्ञान विषय में और गणित विषय में फेल है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के रूप में विज्ञान की बात कर रहा हूँ और गणित विषय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। विज्ञान में फेल कौन कौन है उसको ध्यान देना। विज्ञान में फेल है बी है, डी है, पी है, आर है, एक्स है और वाई है। ये वो विद्यार्थी हैं जो विज्ञान विषय में फेल हैं। और इसी क्रम के अंदर बात करता हूं कि गणित विषय में फेल वाले विद्यार्थी बी है, सी है, पी है, क्यू है और वाई है। मान लिया ये विद्यार्थी आपके गणित विषय में अनुत्तीर्ण है। अब मेरा अगर पहला प्रश्न आपसे होता है, ध्यान से सुनना, पहला प्रश्न मेरा ये है कि विज्ञान विषय में कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, फेल है। तो आपका जवाब क्या आएगा कि विज्ञान विषय में 3 और ये 3, यानी कुल मिलाकर के 6 विद्यार्थी विज्ञान विषय में फेल हैं। गणित विषय में फेल कितने हैं, पता लगा कि 3 और 2, 5 विद्यार्थी गणित विषय में फेल हैं। वापस ध्यान देना कि विज्ञान में 6 विद्यार्थी और गणित के अंदर 5 विद्यार्थी आपके अनुत्तीर्ण हैं। तो क्या 11 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है क्या, नहीं है। देखो 6 + 5 तो 11 हो रहा है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉमन हैं, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो बी इधर भी है और बी उधर भी है। इसी क्रम में पी दोनों विषयों के अंदर अनुत्तीर्ण है और वाई भी आपका दोनों विषयों के अंदर अनुत्तीर्ण है।
तो ये विद्यार्थी एक ही बार काउंट होंगे, दो दो बार काउंट नहीं होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं परीक्षा देता हूं और मैं गणित विषय में अनुत्तीर्ण होता हूं, विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण होता हूं और सामाजिक विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण होता हूं, तो परिणाम क्या मिलेगा कि एक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। वो 3 विषय में है, वो एक अलग बात है, लेकिन अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या 1 है। अनुत्तीर्ण 3 विद्यार्थी नहीं, 3 अलग अलग विषय हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई यहां पर कुल अनुत्तीर्ण की अगर बात करता हूं तो 6 आंकड़े यहां हो गए और 6 में अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये 8 विद्यार्थी आपके अनुत्तीर्ण हैं, क्योंकि बी, पी और वाई को आपको जोड़ने की वहां आवश्यकता नहीं है। तो चलिए सर, तो इसको कैसे ज्ञात करना है मुझे? विज्ञान विषय के अंदर अनुत्तीर्ण 6 की संख्या, गणित विषय में अनुत्तीर्ण की 5 की संख्या और दोनों विषय में कॉमन रूप से अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 3 की संख्या, जिसको आप घटा देंगे तो 6 और 5 11 में से 8 गया, 11 में से 3 गया, 8 आपका आंसर हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर यूज किया है। वापस सुन लें, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जो आप फेल हो रहे हैं उनको जोड़ते हुए दोनों विषय में फेल वालों की संख्या को कम करना। तो मैंने जब इसको यूज किया, वापस से ध्यान देना, तो यहां इस प्रश्न के लिए 32% और 25% को जोड़ते हुए 17% को घटा दिया। चलिए सर, अब इस कैलकुलेशन को करता हूं, है ना, किसी भी क्रम में आप कर सकते हैं। 25 में से पहले 17 घटा दें, 8 आ जाएगा और 32 और 8 जुड़कर कितना हो गया? 40%। तो फेल वाले कितने हैं सर? 40% है। ये प्रश्न का पहला हिस्सा हो गया। अब दूसरे में एक स्तर पर आकर के आपको तुलना करनी है। हमारा प्रश्न 216 के एक आंकड़े की बात कर रहा है। बताइए 216 क्या है? ये 216 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो मुझे उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत के बराबर करनी है। केवल इतना सा आपको सोचना है। आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई यहां पर पास वाले कितने, देखिए पास प्रतिशत के अंदर कितने होंगे? अगर 40% फेल है तो पास वाले परसेंट कितने हो गए? 60% हो गए। तो पास का परसेंट अगर देखा जाए तो 60% है और पास के नंबर हैं 216, यानी पास होने वाले प्रतिशत को पास होने वाली संख्या के बराबर कर देंगे और अपने प्रश्न का आंसर हम लोग प्राप्त कर लें कि 216 किसके बराबर है? 60%। इसलिए 60 का भाग दिया और जैसे ही 60 का भाग दिया, इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो यूनिटरी मेथड होता है, एक एक नियम, 60 का भाग देना, अभी 60% 216 था, 60 का भाग देने का मतलब 1% का मान आपका निकल करके आया है। तो 216 में 60 का भाग देने पर 1% हुआ और प्रश्न हमारा कह रहा है कुल कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए थे? अपियर होने वाली बात कर रहा है और कुल विद्यार्थी संख्या में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जहां प्रतिशत की बात होगी, चूंकि 100% होगा, इसलिए आप 100 का गुणा कर दें। चलिए सर, इस कैलकुलेशन को हम लोग करते हैं। 0 से ये आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 का पहाड़ा लगेगा 36 बार और 36 का 10 से गुणा होने पर कितना उत्तर आ गया सर? 360। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। और जब मैं यहां पर ऑप्शन देखता हूं तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। तो 2 से 3 बातें इस प्रकार के प्रश्न में, और काफी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, वापस से ध्यान देना। सबसे पहले दिए गए प्रतिशत के तीनों आंकड़े आपके फेल शब्द के साथ होने चाहिए। अगर पास शब्द के साथ में है तो 100 में से उसको प्रतिशत को घटाते हुए फेल का परसेंट निकाल दें। नंबर दूसरी बात, ऐसा करने पर आपके पास फेल का परसेंट निकल करके आ जाएगा और उसको करने के लिए प्रत्येक विषय में फेल वालों का परसेंट जोड़ते हुए, दोनों विषय में फेल वालों का परसेंट घटाते हुए 40% फेल की बात हो गई। अगर 40% फेल है तो पास आपके कितने हैं? 60% है। और जब मैंने इसको अप्लाई किया कि पास होने वाले नंबर 216 है और पास वालों का परसेंट 60 है, तो 60 216 के बराबर हो गया। 60% 216 में 60 का भाग देते हुए 1% का मान और कुल के लिए 100 का गुणा कर दें और हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए 360। चलिए सर, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर जीएसटी, आप समझते हैं टैक्स की बात हो रही है, जीएसटी 10% घटाने पर उसकी बिक्री में 6 सहित 2/3% की वृद्धि हो जाती है। बताओ राजस्व में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? यानी रेवेन्यू की बात आपका प्रश्न कर रहा है। देखिए आपका टैक्स यानी जीएसटी 10% कम कर दिया गया, घटा दिया गया है, ये आपकी बात हो रही है। 10% घटाया और ऐसा करने पर जो वस्तु है उसकी बिक्री, उसकी सेलिंग में 6 सहित 2/3% की वृद्धि हो गई। और राजस्व का मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू जो कलेक्शन हो रहा है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। जब भी इस प्रकार के प्रश्न है जहां पर 2% हो, 3% हो, दोनों प्रतिशत आपके वृद्धि के रूप में हो, दोनों प्रतिशत आपके कमी के रूप में हो,
1% वृद्धि और दूसरा परसेंट कमी के रूप में हो, वृद्धि पहले कमी दूसरे क्रम पर या कमी पहले वृद्धि दूसरे क्रम पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे प्रश्नों को हमारा हल करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है आपका एरो डायग्राम मेथड। यानी एक पंक्ति के अंदर और विद इन 10 सेकंड हम अपने प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे। वापस से ध्यान देना किस प्रकार से हम अपना उत्तर देंगे जब एरो डायग्राम मेथड क्या कहता है। एरो डायग्राम मेथड के लिए आप शुरुआत कहां से करेंगे सर? 100 से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। अब जो प्रश्न कहता है वो आपको काम कर देना है। यहां पर आपका प्रश्न कह रहा है 10% घटाना। 10% घटाने का मतलब है जब मैंने यहां से 10% की बात की, आपके दिमाग में आएगा भाई 100 के ऊपर गणना है, 100 के ऊपर कैलकुलेशन अगर प्रतिशत की करना है तो करनी नहीं है बेसिकली हमको कैलकुलेशन। तो 100 में से 10 घटाने पर आपका परिणाम कितना बन गया सर? हमारा परिणाम बन गया 90, है ना। जितना परसेंट 100 के लिए है आप सीधा उसको जोड़ सकते हैं, सीधा आप उसको घटा सकते हैं। हाँ, अगर 100 के अलावा कोई दूसरा आंकड़ा है तो वहां पर आपको उस परसेंटेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे अभी हम करने वाले हैं। अगली स्थिति क्या है हमारी? बिक्री 6 से ही 2/3% बढ़ने की बात कर रहा है, तो 6 से ही 2/3% मुझे लेना पड़ेगा। 90 का 6 से ही 2/3% आपको निकालना है। चलिए सर, अब इसके लिए जो है मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूं कि देखिए आपके पास में दो तरीके हैं। या तो आप जैसा आप प्रतिशत निकालते आए, है ना, जैसा प्रतिशत निकालते आए का अभिप्राय क्या? 90 का 6 से ही 2/3%, 90 का इसको साधारण भिन्न बदलते हुए 3 × 18 और 2 20/3%, 90 का मतलब गुणा 20/3 है तो 20/3 रहेगा, और प्रतिशत का मतलब क्या हो गया सर? 100 का भाग हो गया। प्रतिशत हटाना 100 का भाग। ये जनरल मेथड आप लोगों के सबके दिमाग में होगा। वापस से ध्यान देना, 90 का 6 से ही 2/3%, साधारण भिन्न 20/3%, और उसको जब कन्वर्ट कर रहे हैं आप प्रतिशत के अंदर तो देखिए हमारी स्थिति क्या। गौर कीजिए यहां पर का को हम लोगों ने क्या किया? गुणा के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो 90 गुणा 20/3 और प्रतिशत का हो गया 100। और आप जब इसकी कैलकुलेशन को आप कर लेंगे, ध्यान दीजिए 2 जीरो आपके कैंसिल यहां पर हो गए हैं सर, ठीक है। 3 के पहाड़े से 3 बार काटते हुए 3 और 2 का गुणा 6, यानी ये कैलकुलेशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है 6 के आंकड़े में। यानी 6 से 2/3% तो है, लेकिन उस 6 से ही 2/3% का मीनिंग क्या है? मीनिंग है 6। बात समझ में आ गई? तो एक तो तरीका आपका ये रहा। नंबर दूसरा तरीका, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, ये आपके दिमाग में आ गया होगा किस प्रकार से आपको करना चाहिए। नंबर दूसरी स्थिति कि जब आप इस प्रकार के भिन्न के किसी आंकड़े को देखते हैं, जैसे 6 से ही 2/3%, इसका साधारण भिन्न क्या है? इसका साधारण भिन्न है 20/3%। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट यह है कि जो अंश है, अंश का मतलब जो ऊपर की ओर लिखा गया है, इसको मुझे 100 में कन्वर्ट करना है, और 100 में कन्वर्ट करते हुए उस 100 को हटा देना है। जब 100 में कन्वर्ट करूंगा तो आपके दिमाग में आएगा 5 से गुणा करूंगा, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दें तो बटे में कितना आ गया? 15। तो इसका मतलब हो गया कि 15 का भाग देने पर भी 6 से ही 2/3% आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही अगर मैं बात करता हूं यहां 6 से ही 2/3% का मतलब क्या करना? मुझे 15 का भाग देना है, और 15 का भाग देना तो 90 में जब 15 का भाग दे रहे हैं तो 6 आपको प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? चलिए तो यहां से आगे बढ़ता हूं। अच्छा, एक आध एग्जांपल और ले लेता हूं इस प्रकार से। जैसे मान लिया हमारे पास में 8 से ही 1/3% होता है, इसका मतलब किसका भाग है? ये भी हम लोग यहां पर सीखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करेंगे, मौखिक करेंगे, ओरल करेंगे। 3 8 24 और 1 25, अंश में है आपका 25। 25 को 100 में कन्वर्ट करना है, 4 का गुणा करना है, और उसी 4 का गुणा 3 से करने पर आपका रिजल्ट क्या रहेगा सर? बटे में 12 हो गया, ठीक है। तो ये आप ओरल कर सकते हैं, और नहीं तो जो कैलकुलेशन आपको आती है उस प्रकार से करते हुए आप 6 से ही 2/3% की गणना कर लें, जो कि 6 के बराबर हुआ, और मुझे इसको जोड़ना है क्योंकि बिक्री में वृद्धि होने की बात हो रही है। 90 में 6 जोड़ने पर कितना हो गया सर? 96। आप कंपेयर करेंगे 100 के साथ में 96 को, और जब 100 और 96 का कंपेयर कर रहे हैं, शुरुआत 100 से रही, एंड आपका 96 पर हुआ, आपके प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर? आंसर हो गया 4% कमी। इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है सर। तो विद इन 10 से 15 सेकंड हम इस प्रश्न को एरो डायग्राम के मेथड से कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं वापस से करके आपको बता रहा हूं। प्रश्न में 2% थे और मैंने कहा दोनों वृद्धि या दोनों कमी,
एक वृद्धि दूसरा कमी किसी भी क्रम के अंदर है, आप एरो डायग्राम मेथड करें, बहुत बढ़िया मेथड है और बहुत जल्दी से अपने प्रश्न का उत्तर आता है। देखिए 100 से आप शुरुआत करेंगे। प्रश्न ने कहा 10% की कमी हुई, हम पहुंच गए 90 पर। 90 के बाद में हम बात कर रहे हैं वृद्धि बिक्री में 6 से ही 2/3% की वृद्धि होना। तुरंत दिमाग में आए 6 और 3 का गुणा 18, अंश का 2 जोड़ने पर 20, 20 को 100 में कन्वर्ट करना है, 20 को 5 से गुणा करने पर 100 आएगा, तो वही 5 से गुणा आप 3 से करें, इसका मतलब 5 और 3 का गुणा 15। तो इसमें जब 15 का आप भाग लगाएंगे तो परिणाम रहा 6। 90 और 6 कितना हो गया 96। तो 100 और 96 को जब देखा तो आपका रिजल्ट क्या बना सर, 4% की कमी हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आ गया होगा, समझ गए होंगे आप इस प्रश्न को भी किस प्रकार से हल आपको करना चाहिए। चलिए सर बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न के लिए। हमारा प्रश्न है, गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 2640 रुपए में 33 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है। मूल्य वृद्धि से पूर्व प्रति किलोग्राम गेहूं का दाम कितना था। देखिए 3 प्रकार के आपके आंकड़े हैं। पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करें, प्रश्न कहना क्या चाहता है। और ये जो भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं सर, मैं फिर से बात कर रहा हूं, ये किसी राज्य विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारी की सारी जहां पर एक बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब क्या है कि जो एनडीए का पार्ट है, यानी जिसमें 11th-12th का सिलेबस आता है, या वे परीक्षाएं जहां पर ग्रेजुएशन की गणित आती है, उन परीक्षाओं को छोड़ करके बाकी सभी परीक्षाएं जहां गणित विषय आपके आएगा, वहां पर सबके अंदर ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहां पर 3 आंकड़े मेरे पास में हैं। एक कह रहा है मूल्य 25% बढ़ना, ठीक है। दूसरा कह रहा है 2640 रुपए में 33 किलो गेहूं का कम आना। ये नहीं कह रहा है 33 किलो गेहूं आ रहे हैं, 33 किलो गेहूं कम आ रहे हैं। तो प्रश्न कह रहा है मूल्य वृद्धि से पहले प्रति किलोग्राम गेहूं का भाव कितना था, ऐसा आपका प्रश्न है। ठीक है सर, अब चलिए इस प्रश्न को मैं हल करूं, उसके पहले एक सिचुएशन के बारे में हम सोचते हैं। मान लेते हैं कि आप घर जा रहे हैं, ठीक है ना, और घर से परिवार से मम्मी ने कहा कि भाई आते समय जो है आपको 90 रुपए का दूध लेकर के आना है, ठीक है ना, ऐसा आपको कह दिया 90 का दूध लाना है, और मार्केट का भाव 30 रुपए था। आपने 90 रुपए अपनी जेब से निकाल करके दिए, और कितना दूध आ गया सर आपके पास में, 3 लीटर दूध आ गया। या चलो ऐसा करते हैं कि 30 रुपए लीटर का भाव था, 3 लीटर अगर दूध लाना है तो आपको अपनी जेब में से 90 रुपए का खर्चा करना है। सीधा सिंपल सा हिसाब किताब है। चलिए कल फिर आपको आवश्यकता पड़ी, कल आप मार्केट में गए, दूध का भाव 45 रुपया हो गया, है ना, और आपको वही 3 लीटर दूध चाहिए था, तो 45 और 3 का गुणा करने पर 135 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। देखिए 2 घटनाएं हैं, दोनों घटनाएं एक दूसरे के पैरेलल चलने वाली घटनाएं हैं। कौन कौन सी 2 घटनाएं हैं, एक मूल्य में वृद्धि होना, यानी जो 30 रुपए का भाव बढ़कर के 45 हुआ, और दूसरा खर्च में वृद्धि होना। ये जो है खर्च है, ये व्यय है ना, उसी समान मात्रा को प्राप्त करना है। तो ठीक है, तो आपको नजर तो क्या आ रहा है, 30 के स्थान पर बढ़कर के 45 हो गया, आपको नजर आ रहा है 90 के स्थान पर 135 हो गया। लेकिन देखिए नंबर्स में कुछ भी हो सकता है, प्रतिशत में दोनों एक हैं। वापस ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा हूं भाई, 30 रुपए भाव बढ़कर के 45 हो गया, तो मूल्य में 15 रुपए की वृद्धि हुई, किस पर हुई, 30 पर, गुणा 100 करने पर 15 दूना 30 और भाग लगाने पर 50% मूल्य बढ़ता है। प्रतिशत में मूल्य वृद्धि 50 हुई। अब खर्च की बात करें, 90 से खर्च बढ़कर के 135 होना, और जब 90 से 135 हो गया, इसका मतलब 45 रुपए आपका खर्च बढ़ा, किस पर बढ़ा, 90 पर बढ़ा। गुणा कितना कर दें, 100 से। 45 के पहाड़े से 2 बार काटते हुए हमारा परिणाम क्या रहा, 50%। नंबर्स में आपको अलग नजर आ रहा है, लेकिन प्रतिशत में दोनों प्रतिशत आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो वापस से ध्यान करें, 2 घटनाएं जिनके बारे में बात कर रहा था, मूल्य में होने वाली प्रतिशत वृद्धि खर्च में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बराबर है अगर उस मात्रा को प्राप्त करना है। तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, यानी जितना प्रतिशत मूल्य बढ़ेगा, आपका व्यय भी उतना ही प्रतिशत बढ़ेगा उस समान मात्रा को प्राप्त करने के लिए, और जितना प्रतिशत मूल्य घटेगा उतना ही आपको कम प्रतिशत खर्च करना पड़ेगा।
ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में आ गई। अब चलिए, अब प्रश्न की सिचुएशन के बारे में बात करता हूं मैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि पिछले महीने आप मार्केट गए, ठीक है, गेहूं की दुकान पर गए, गेहूं की आवश्यकता थी, आपने अपनी जेब से कुछ रुपया निकाला। कुछ रुपए का मतलब यहां पर इस प्रश्न में 2640 रुपए आपने निकाले, और गेहूं वाले ने गेहूं तोल करके आपको दे दिया। कितना किलो गेहूं था वो आपके दिमाग में था कि इतना किलो गेहूं हमें प्राप्त हुआ। इस महीने फिर आवश्यकता पड़ी, फिर आप मार्केट गए, और इस बीच गेहूं के मूल्य में 25% की क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी, और आपने 2640 रुपए ही निकाल करके दिए। देखिए, पिछले महीने भी आप 2640 दे रहे थे और इस माह भी आप 2640 दे रहे हैं, लेकिन भाई दो घटनाएं जो समांतर चलने वाली है, उसके अंदर मूल्य जितना परसेंट बढ़ता है, खर्च भी आपको उतना परसेंट बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपने अपना खर्च उतना परसेंट नहीं बढ़ाया, और नहीं बढ़ाया तो सामने वाले दुकानदार ने पिछले माह की तुलना में 33 किलोग्राम गेहूं आपको कम दे दिए। तो प्रति किलोग्राम गेहूं का वर्तमान मूल्य क्या है या पहले का मूल्य क्या है, ये दोनों प्रश्न आपके इसके बनते हैं। ठीक है, तो जो दो घटनाएं हैं, मूल्य का बढ़ना, ठीक है, और उसके साथ में खर्च का बढ़ना, अगर ऐसा होता तो 33 किलो गेहूं आपको कम नहीं मिलते। तो कौन सी घटना नहीं हुई, मूल्य तो बढ़ा 25%, लेकिन आपने खर्च नहीं बढ़ाया 25%, इसको ध्यान देना। तो अगर आप खर्च बढ़ा देते तो आपका जो है 33 किलोग्राम गेहूं आपको मिल जाता। तो बस मैं मुझे क्या करना चाहिए, खर्च को बढ़ाने की बात कर रहा हूं, यानी जो 2640 का खर्च है उसका मैं 25% लेना चाहता हूं। समझ गए बात को, 2640 का 25%, क्योंकि इतना खर्च में 25% बढ़ना चाहिए था, क्योंकि 25% मूल्य बढ़ा है। देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब 25/100, और 25 जब 100 से कटेगा तो 4 का भाग हो गया। मैं इसमें 4 का भाग देता हूं, 4 छंग 24, 2 बचा, 4 छंग 24 0, यानी 660 रुपए आपको अपने खर्च में बढ़ाने थे। अगर ऐसा बढ़ा देते तब आपके दिमाग में क्या आएगा कि 660 रुपए में जो 33 किलोग्राम गेहूं कम मिले वो आपको मिल जाते थे। बात समझ में आ गई ना। तो वापस ध्यान देना, जो समझाना था इसलिए हम लोग लंबा इसको खींच गए, लेकिन सीधा सरल सी गणित क्या है, मूल्य जब 25% बढ़ा है, आपका खर्च भी 25% बढ़ेगा, और 25% उस खर्च का बढ़ाएं, 2640 का 25% बढ़ा दें तो 2640 का 25% 660 रुपया। और अगर ऐसा हो जाता तो जो 33 किलो गेहूं आपको कम मिला वो आपको कम नहीं मिलता। ठीक है ना, तो 660 रुपए में 33 किलोग्राम गेहूं हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 660 में मुझे 33 का भाग देना है, और जब भाग दूंगा तो 20 आ गया, तो 20 रुपए प्रति किलोग्राम, ये जो मूल्य आएगा ये आपका हमेशा वर्तमान मूल्य होगा। बात समझ में आ गई सर, यानी जो वैल्यू आपकी निकल करके आ रही है वो वर्तमान स्थिति की, यानी कि दाम बढ़ने के बाद का बढ़ावा दाम या दाम घटने के बाद का घटावा दाम आपको प्राप्त हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा समय आपको लगना नहीं है। ठीक है ना, दिए गए रुपए 2640 का दिया गया प्रतिशत 25 निकाला, 4 का भाग देते हुए 660 रुपए, और जो मात्रा है 33 किलोग्राम उसका भाग दे दिया, तो 660 में 33 का भाग देने पर 20 रुपए प्रति किलो गेहूं का वर्तमान मूल्य आ गया। अब देखो, हो सकता है आपका परीक्षा में प्रश्न केवल इतना ही पूछा जाए वर्तमान, और हो सकता है पूर्व का पूछा जाए। तो चलिए एक सिचुएशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी पूर्व के लिए। देखो हम बात करेंगे पहले और वर्तमान की स्थिति के बीच में एक सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है। पहला जो बेस है वो आपका हमेशा 100 रहेगा, मूल्य में चूंकि 25% की वृद्धि हो रही है तो वर्तमान आपका 125 है। ठीक है, और मुझे बताइए इस प्रश्न में ये 20 रुपया जो किलो दाम आया है ये पहले का है या वर्तमान का है। आप कहोगे कि ये तो 20 रुपया भाव ये वर्तमान का है, तो अपने प्रश्न का आंसर क्या हो गया पूर्व के लिए, 20 किसके रेस्पेक्ट में है, 20 125 के रेस्पेक्ट में है, इसलिए आप 125 का भाग लगाएंगे और किससे गुणा करेंगे, पहले यानी आप इसको 100 का गुणा कर देंगे। 25 का पहाड़ा 4 बार, 25 के पहाड़े से 5 बार, 5 के पहाड़े से 20 कट जाएगा आपका 4 बार, और 4 का गुणा कितना हो गया, 16 रुपए प्रति किलोग्राम, और ये आपका है मूल्य वृद्धि से पूर्व का मूल्य है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना चाहिए। ठीक है सर, देखिए मतलब मौखिक आप करने की स्थिति में है सर, इसका आप 25% निकाल दें
25% जैसे ही निकाला परीक्षा में, वहीं पर ऐसा 4 का भाग दिया, 660 में 33 का भाग 20 रुपया किलो। ठीक है, अब अगर ये वर्तमान होता तो वही उत्तर होता, और पूर्व की बात कर रहा है तो आपको ये सिचुएशन की पहले वाला भाव हमेशा 100 मानते हुए, मूल्य में जितनी वृद्धि है जितनी कमी है उसको लिखते हुए, जोड़ते हुए वर्तमान 125। ठीक है, और ये 20 रुपया किलो वर्तमान के संदर्भ में है, तो कुल मिलाकर के 20 हो गया। 20 में 125 का भाग देते हुए पहले के लिए 100 का आप गुणा करेंगे, 16 रुपए प्रति किलोग्राम। अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है सर, पिछले प्रश्न के अंदर भी है ना अपन लगा दिया था। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अगला प्रश्न, एक अच्छा सा प्रश्न और आपके सामने है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न की हमारी सिचुएशन क्या है? 31% अंक प्राप्त करना और उसके बाद 24 अंकों से एक विद्यार्थी का अनुत्तीर्ण होना, और उसी परीक्षा के अंदर दूसरे विद्यार्थी की बात हो रही है, 40% अंक प्राप्त करता है और वह 40% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 30 अंकों से क्या होता है? अनुत्तीर्ण होता है। एक मिनट सर, यहां पर जो है इसको थोड़ा सा करेक्शन हम लोग कर लेते हैं कि दोनों अनुत्तीर्ण नहीं है सर, यहां पर उत्तीर्ण शब्द आएगा। ठीक है जी, क्योंकि ज्यादा प्रतिशत है, 30 अंकों से उत्तीर्ण। ठीक है, होता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम कितने अंक लाना अनिवार्य है? ठीक है सर, तो हम एक स्तर पर आकर के तुलना करना चाहते हैं, एक स्तर, और वो एक स्तर क्या होगा कि दोनों विद्यार्थियों का पासिंग लेवल। ठीक है, आपने देखा होगा गेम्स के अंदर भी, भाई अगर पहलवान कुश्ती करते हैं, पहलवान अगर बॉक्सिंग करते हैं, तब भी वहां अलग अलग भार वर्ग की कुश्ती हुआ करती है। भाई 60 किलोग्राम भार वर्ग में इस पहलवान ने मेडल जीता, 48 किलोग्राम भार वर्ग में उस पहलवान ने मेडल जीता। यानी खेल के मैदान में भी एक स्तर हुआ करता है ना, जिसको भार के आधार पर। तो यहां पर भी हम दो विद्यार्थियों की तुलना करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? यानी उनको पास लेवल पर लेकर के आने वाले हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से भी समझाना चाहता हूं। एक विद्यार्थी ए इस जगह पर है जो 31% लेकर के आया। ठीक है, हमारा प्रश्न ये कह रहा है पहला विद्यार्थी 31% लाता है, दूसरा विद्यार्थी 40% लेकर के आया। तो मान लेते हैं दूसरा विद्यार्थी इस स्तर के ऊपर है बी, जो कि 40% लेकर के आया, और पासिंग लेवल आपका यह है ना, पास का स्तर। क्योंकि एक विद्यार्थी 31% लाकर फेल हो रहा है, दूसरा विद्यार्थी 40% लाकर के 30 नंबर से पास हो रहा है, तो पासिंग लेवल से वह ज्यादा है। चलिए अब क्या स्थिति बन रही है हमारी? पहला विद्यार्थी 24 अंकों से अनुत्तीर्ण है, इसका मतलब ये हिस्सा उसका 24 अंक है। पास लेवल तक उसको पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, 24 अंक और लाने पड़ेंगे। दूसरा विद्यार्थी 30 अंकों से उत्तीर्ण है, इसका मतलब जो पासिंग लेवल था उससे वो आगे बढ़ चुका है और आगे 30 अंक वो और एक्स्ट्रा एडिशनल ला चुका है। तो मुझे बताइए दोनों को एक स्तर पर लाने के लिए क्या करने वाले हो? जो बच्चा फेल हुआ 24 नंबर उसमें जोड़ने वाले हैं आप। भाई 31% लाया, उसमें 24 जोड़ दें। देखिए क्या स्थिति है हमारी, 31% लाने वाले के साथ में जब आप 24 नंबर जोड़ेंगे तो वह पास लेवल पर आ गया। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी जो 40% लेकर के आया वो 30 नंबर से ज्यादा लेकर के आया, 30 नंबर अधिक है, तो इसका मतलब 30 नंबर कम कर दोगे तो वो लड़का 30 नंबर कम करने पर इस पास लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 40% माइनस 30। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में चीज आ गई होगी। यानी एक स्तर पर लेकर के आना, या दूसरे शब्दों में कहूं कि जो विद्यार्थी फेल होता है, जितने नंबर से फेल होता है उतने नंबर उसको मिलने हैं, तो वो जाकर के पास होगा। और जो विद्यार्थी जितने नंबर से पास होता है, जितने नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आया, उतने नंबर आप कम कर देंगे तो पास स्तर पर आ जाएगा। ठीक है, तो वापस ध्यान देना, 31% में 24 को जोड़ना और 40% में से 30 को घटाना, पक्षांतर कर लें और प्रतिशत कितने नंबर के बराबर है आप उसको प्राप्त कर लें। देखिए सीधा सा सरल सा नियम है, पक्षांतरण के अंदर जो छोटा नंबर है, छोटी संख्या है, आप उसको पक्षांतर करें और बड़े नंबर के पास में, बड़ी संख्या के पास में ले जाएं। तो चलिए देखते हैं, यहां पर 31% और 40% में 31% नंबर छोटा है, उधर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं और 40 में से 31 को घटा देते हैं, और जब 40 में 31 गया तो ये पोजीशन हो गई 9% बराबर। नंबर्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा है ना, चिन्हों को देखते हुए नंबर्स को पढ़ना है आपको। ये प्लस का 24 है
ये माइनस का 30 है, तो माइनस का नंबर हमेशा छोटा होता है और छोटे को बड़े के पास में आपको ले जाना है, तो छोटा नंबर माइनस का 30 है। इसको जब शिफ्ट कर देंगे बड़े के पास आप ले आएंगे तो माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो गया, और 24 में 30 जोड़ने पर 54 हो गया, तो 9% 54 हो गया। तो इसलिए आप सबसे पहले पूर्णांक को प्राप्त करने वाले हैं। 54 में किसका भाग देना, 54 में 9 का भाग देना, और किससे गुणा करना, 100 से। तो 9 छंग 54, ये हम लोग काट लेते हैं सर। कैलकुलेशन हमारी इस प्रकार की है, 9 का पहाड़ा 6 बार, 6 और 100 का गुणा कितना हो गया, 600 अंक। ये हमारे परीक्षा के क्या हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है सर, वापस से यहां तक पहला ऐसा दोहरा देता हूं। 31% के साथ में 24 को जोड़ते हुए और 40% में से 30 को घटाते हुए छोटे का पक्षांतरण बड़े के पास करते हुए 9% जब 54 आ गया, तो 54 में 9 का भाग देते हुए 100 का गुणा किया, 600 अंक परीक्षा के पूर्णांक हो गए। अब आपका प्रश्न कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण अगर करनी है तो न्यूनतम कितने अंक चाहिए हमें। ठीक है ना, तो अब आपके पास में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, इस पूर्णांक 600 नंबर के पेपर का पहला रास्ता ये वाला है, 31%, यानी 600 का 31% निकालते हुए उसमें 24 जोड़ दें, या फिर दूसरा रास्ता जो राइट के अंदर लिखा गया है, 600 का 40% निकालते हुए उसमें से 30 घटा दें, है ना। दोनों में से जो कैलकुलेशन आप जल्दी से कर सकते हैं वो आप कर लें। तो देखिए, मुझे लगता है दूसरी कैलकुलेशन हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है सर, 600 का 40% राइट वाला रास्ता लिया है, -30। अब ये कैलकुलेशन जो है आप ऑरली कोशिश करें, दोनों का गुणा है सर, दोनों का गुणा और 100 का भाग होगा। 100 में 2 जीरो हैं, 600 के पीछे के 2 जीरो उस 100 के 2 जीरो से कट गए, यानी बेसिकली 6 का 40 से गुणा हो गया, और 6 का 40 से गुणा, 6 चौका 24, 240 -30, कुल मिला के कितना हो गया सर, 210 अंक मिनिमम लाने होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आ गया होगा। कोशिश करें कि जहां से भी इस प्रकार से इस पैटर्न के प्रश्न मिलते हैं, आप इन प्रश्नों को और अच्छे से प्रैक्टिस करने का आप प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हमारा अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, शेष का 60% शिक्षा पर, शेष का 40% मनोरंजन पर व्यय करता है और शेष 3024 रुपए बचाता है। शिक्षा पर कितनी राशि खर्च की, व्यय की। ध्यान दीजिए, यहां पर जो की वर्ड है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। ये जो शेष का है ना, 60% ऑफ द रिमेनिंग, इस प्रकार से अंग्रेजी में लिखा होगा। शेष का 40% यानी 40% ऑफ द रिमेनिंग। जब इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास में है शेष का, तो आप एरो डायग्राम मेथड का यूज करें, घटाते हुए आप आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है जी, जैसा अभी शुरुआत की थी हमने एरो डायग्राम में, 100 से आप शुरुआत करेंगे, जो जो प्रतिशत आपको दे रखे हैं उन प्रतिशत को आप कैलकुलेट करते हुए, और चूंकि यहाँ शेष है, घटाना है, बचाना है, आगे बढ़ते रहें। अपने आप जो है कुछ आंकड़े आपके पास में आ जाएंगे और हम अपने प्रश्न को हल कर लेंगे। केवल और केवल एक पंक्ति में हम इस प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं भाई, 100 का आंकड़ा आपके दिमाग में होगा। ठीक है जी, 100। अब जो जो प्रतिशत आपके पास में है, जिस जिस पर होने वाला खर्चा है वो आप खर्चा कर दें। यानी सबसे पहला खर्चा 30% भोजन पर, मैंने यहां पर लिख भी दिया सर, भोजन 30%, और प्रतिशत का मीनिंग कितना है, प्रतिशत का मीनिंग 30 रुपए है, ऐसे ही ना सर। कारण क्या है कि मैं 100 का 30% निकालूंगा और 100 के ऊपर कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है। 100 का 30% 30 रुपया। अब मुझे बताइए, अगर आपके जेब में 100 रुपए थे, कितने रुपए थे, 100 रुपए, और उसमें से आपने भोजन पर 30 रुपए खर्च कर दिए, अब आपकी जेब में कितना रुपया है, अब आपकी जेब में 70 रुपया शेष बचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला खर्चा आप क्या कर रहे हैं, अगला खर्चा आप कर रहे हैं शिक्षा पर। कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं, 60%। मैं यहां पर लिख रहा हूं शिक्षा, और कितना परसेंट है, 60%। ये आपका खर्चा हो रहा है। दूसरा एरो आपका बन गया, यानी जो प्रश्न कहता है वही आपको काम करना है। शेष का, और शेष आपका 70 था, अब मुझे कैलकुलेशन करनी है 70 का 60%। क्या आप इसको कर सकते हैं सर? कोशिश करें, रफ में नहीं करते हुए लेकिन सोचते हुए आप कैलकुलेशन करें। 70 का 60%, क्या सोच रहे हैं, दोनों का गुणा करूंगा, ठीक है, 100 का भाग दूंगा। 100 के 2 जीरो, एक जीरो 70 के पीछे वाला,
दूसरा जीरो 60 के पीछे वाला कट गया, यानी जो 100 का भाग के 2 जीरो थे दिखने वाले 2 जीरो से कट गए। 7 और 6 का गुणा कितना हुआ 42, यानी शिक्षा पर आपने खर्च कर दिया 42 रुपए। वापस ध्यान देना, 100 रुपए आपके पास में थे, पहले 30 रुपए खर्च किए, 70 रुपए आपके हाथ में आ गए। 70 का 60%, यानी जो नंबरिकल वैल्यू 42 रुपए आपने शिक्षा पर खर्च किया, तो 70 में से 42 कम कर दो सर आप, ठीक है, तो ये पीछे रह गया आपके अभी जेब में 28 रुपए मौजूद हैं 70 में से 42 घटाने पर। अब अगला खर्चा क्या किया आपने, अगला खर्चा किया शेष का 40% मनोरंजन पर। अगला जो व्यय हो रहा है वह व्यय है मनोरंजन पर 40% अब आप खर्च कर रहे हैं। फिर से वही गणना करनी है सर, लेकिन यहां गणना थोड़ी सी अच्छे से करना है। 28 का 40%, देखिए 28 और 40 का गुणा होगा, 100 का भाग होगा, 100 के 2 जीरो, पिछली बार 2 जीरो से कट गए थे, लेकिन इस बार केवल 1 जीरो कटेगा, यानी कि 100 का जो भाग दिया जा रहा है, 100 के 2 जीरो में से 1 जीरो 40 के पीछे वाले जीरो से कटा, तो 100 के स्थान पर अब 10 रह गया। और 10 रहने का मतलब है कि आप 28 और 4 का गुणा करेंगे और 10 का भाग है, इसका मतलब पीछे से एक अंक के बाद आप दशमलव लगाएंगे। 28 और 4 का गुणा 112, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 28 का 40%। क्लियर है। अब 28 में से भी 11.2 आप कम कर दें, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हुए, तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा 16.8। वापस से ध्यान देना, 16.8 कहां से आया, 28 में से 11.2 हमने कम किया, ठीक है, 16.8 की बात हो गई। यहां तक मैं दोहरा देता हूं वापस से। देखिए 100 से आपने शुरुआत की, आपके जेब में 100 रुपए थे, पहला खर्चा भोजन पर किया आपने, भोजन पर 30% यानी कि 30 रुपए आपने खर्च कर दिए, 70 हो गया। दूसरा खर्चा शेष यानी 70 रुपए का 60%, 70 का 60% 42 आपने खर्च कर दिया, पीछे 28 रुपया रह गया। 28 का 40% मनोरंजन के ऊपर, जो कि 11.2 हो गया। 28 में से 11.2 को कम करते हुए 16.8, और ये जो चीज है 16.8 क्या है, बचत है। अब इसमें कई प्रकार के प्रश्न हमारे बनाए जा सकते हैं, जिसमें से एक प्रश्न यहां पर बना हुआ है, ठीक है। तो पहले में जो प्रश्न हमारे पास में है मैं उसकी बात करता हूं, और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में भी बात आपसे करूंगा। तो मुझे बताइए, इस प्रश्न में एक आंकड़ा दे रखा है 3024 रुपए, ये क्या है सर, बचत है, बचाता है, सेविंग है। तो अब आपके प्रश्न का उत्तर सीधा आने वाला है, 3024 बचत के बराबर है, और बचत चूंकि 16.8 है इसलिए मुझे 16.8 का भाग देना है। क्लियर है सर। जो बचत में बचत का भाग जाएगा, सीधा सा गणित ये है, 3024 में 16.8 का भाग, जो पूछा जाता है उससे गुणा करें। जैसे इस प्रश्न में पूछा गया शिक्षा पर होने वाला व्यय, ठीक है ना, और जब शिक्षा पर होने वाला व्यय है तो शिक्षा पर होने वाला व्यय कितना है सर, ये व्यय है आपका 42 रुपए, ये रहा सर। इसलिए मुझे किससे गुणा करना चाहिए, 42 से गुणा करना चाहिए। वापस ध्यान देना, जो पूछा जाए उससे गुणा करना। बचत में बचत का भाग 3024 में 16.8 का भाग। नंबर दूसरी बात, अब देखो कई प्रश्न जो बनते हैं उसमें से पहला प्रश्न बन सकता था कि बताओ उसकी मासिक आय कितनी है, कुल आय। तो कुल आय की बात होती तो हम 100 का गुणा करते, ठीक है। प्रश्न अगर पूछा जाता भोजन पर होने वाला खर्चा कितना, तो भोजन पर होने वाले खर्चे के लिए हम 30 से गुणा करते। यहां जो प्रश्न था शिक्षा पर होने वाला खर्च, तो शिक्षा पर होने वाले खर्च के लिए हमने 42 से गुणा कर दिया। अगर आपका प्रश्न होता मनोरंजन पर कितनी राशि खर्च की, तो मनोरंजन के लिए आप 11.2 से गुणा करते हैं, जो पूछा है उससे गुणा करना। चलिए कुछ चीजें और हो सकती थी, जैसे आपको पूछ ले भी शिक्षा पर, ध्यान देना, शिक्षा पर भोजन की अपेक्षा कितनी राशि ज्यादा खर्च हुई, तो शिक्षा पर 42 रुपया खर्च हुआ, भोजन पर 30 रुपया खर्च हुआ, कितनी राशि ज्यादा खर्च हुई, तो 30 और 42 का डिफरेंस 12 से हम गुणा करते। प्रश्न हमारा होता कि बताओ मनोरंजन पर 11.2 है ना, मनोरंजन पर भोजन से कितना रुपया कम खर्च हुआ, तो 30 में से 11.2 घटाते हुए, ठीक है, 18.8 से आप गुणा कर लेते। तो मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में आ गया होगा, जो पूछा है उससे सीधा सीधा गुणा करना। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं, दशमलव हटाना है और दशमलव के स्थान पर 10 हो गया। अब आप इसको काटने वाले हैं सर, 168 आपके दिमाग में आना चाहिए कहां है, 21 और 8 का गुणा 168 है। आपके पास में अगर 21 का पहाड़ा आता है और 8 का पहाड़ा आता है तो 21 8 से आप इसको कैंसिल कर लें। 14 और 12 का गुणा 168 है, तो 14 और 12 के पहाड़े से आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो आप इसके अंदर देखिए 68 है तो 4 का भाग इसमें जा रहा है,
है ना। तो पहले 4 का भाग, फिर 3 का भाग, जैसा भी आपको लग रहा है, यानी 3 का, 7 का और 8 का भाग देते हुए भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ 21 के पहाड़े से। 21 का पहाड़ा 8 बार 168। 21 के पहाड़े की बात कर रहा हूँ, 21 एकम 21, 9 2 92। 21 का पहाड़ा 21 चौक 84, ठीक है जी। पीछे कितना रह गया, 6 2 8 और 21 चौक 84। 8 का पहाड़ा फिर से लगाता हूँ 144 में 18 बार, और जब मैं इसको गुणा कर दूंगा तो एक जीरो तो पीछे रहा है, 18 का उसे गुणा, 18 दूना 36, हाथ से लगा 3, 18 चौक 72 और 3 75, 7,560 रुपए। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा, 7,560। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहा, ठीक है सर। तो मैं समझता हूं कि ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आ गया होगा, बहुत आसान चीज है। देखिए, जब आप प्रतिशत को पढ़ते हैं किताबों के माध्यम से, जो भी मार्केट के अंदर किताबें हैं वहां पर शॉर्टकट के नाम से कई चीजें, कई फॉर्मूले आपके पास में हैं, लेकिन आप विश्वास रखें कि प्रतिशत करने के लिए, लाभ हानि करने के लिए, बट्टा करने के लिए, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज करने के लिए हमें किन्हीं फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं होती है। हम सीधे सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए सर, तो आज की क्लास में जो भी प्रश्न हुए हैं, जो आपने समझे हैं, हो सकता है आप में से किसी ने लिखे भी होंगे, और अगर नहीं भी लिखे हैं तो आपको जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल गूगल प्ले के ऊपर जाकर के भावेश मैथ्स इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और इस ऐप के अंदर आज की क्लास की पूरी पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, बहुत जल्दी इस ऐप के ऊपर अलग अलग कंपटीशन क्लासेस के लिए टेस्ट सीरीज भी यहां पर आपको मिलने वाली है। तो चलिए सर, आज के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे। हमारी दोबारा से मुलाकात होगी, याद रखें समय रात को 9 बजे। धन्यवाद।